हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल पीसीएस मंत्रा के जो नोट्स हैं इनसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियाँ, ठीक है, और आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा है, यहाँ पर ऊपर की साइड में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में पश्चिम और राइट साइड में पूरब मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि तजाकिस्तान दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो तजाकिस्तान यहाँ पर अफ़गानिस्तान से सीमा कर रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान तो दिख ही रहा है यहाँ पर। तो एक बार इसकी राजधानी देख लेते हैं। लद्दाख की लेह हो जाएगी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की क्या हो जाएगी, श्रीनगर। ठीक है, और यहाँ पर राजस्थान की जयपुर हो जाएगी, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की शिमला, देहरादून, और उत्तराखंड की देहरादून, नई दिल्ली, भारत की नई दिल्ली हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, बिहार की पटना हो जाएगी यहाँ पर, और सिक्किम की गंगटोक। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, असम, और यहाँ पर मेघालय की शिलांग हो जाएगी यहाँ पर, और असम की दिसपुर हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, नागालैंड की कोहिमा हो जाएगी। ठीक है, मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की, मिजोरम की आइजोल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे और देखेंगे दमन व दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली, और यहाँ पर गोवा की पणजी हो जाएगी, महाराष्ट्र की मुंबई, हैदराबाद की तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, तमिलनाडु की चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की चेन्नई, केरल की क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये मैंने सारे बता दिए, एक भी रहा नहीं होगा यहाँ पर, मैंने सारे बता दिए। ठीक है, गुजरात की रह गई, गुजरात की गांधीनगर, और मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर। ठीक है, झारखंड की रांची रह गई थी। तो मैंने ऑलरेडी सब बता दिया, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी एकदम रिवीजन के तौर पर हमने भैया बताया यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर संकेतक में भी देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और देश की राजधानी को हम ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इसका पीडीएफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, भारत का भूगोल में आपको भारत की अवस्थिति देखनी पड़ेगी। ठीक है, अवस्थिति, तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, अब ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके, तो ये 4 कोणों का हो जाता है। ठीक है, तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय नहीं कर देना, चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर गोलार्ध में, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा अगर देशांतरी दृष्टि की बात करें, देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में दिख ही रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर, तो वो 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई ऐसे करके, तो वो कितनी है, 2,933 है। कितनी है, 2,933 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 281। ठीक है, तो ये वाली ज़्यादा, ये वाली कम है, तो इसमें अंतर कितना हो जाता है, 281 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। आगे देखिए, भारत की जलवायु, जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है। इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, और जो इसका जो विस्तार वो उष्ण भी है और उपोष्ण भी है। ठीक है, दोनों कटिबंधों में है। अब आगे देखेंगे क्षेत्रफल।
ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत में है, तो कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका परसेंट है 2.42%। कितना परसेंट है, 2.42% है पूरे विश्व में हमारे भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, 2.42% याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो स्थान है वो कितने नंबर पर, 7 नंबर पर फ्रेंड्स, 7 नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले रूस का हो जाएगा, सेकंड नंबर पर कनाडा हो जाएगा, थर्ड नंबर पर अमेरिका हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर चीन हो जाएगा, 5 नंबर पर आपका ब्राज़ील हो जाएगा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, मान लेते अगर ये नहीं हो, ठीक है, आपका चीन दे दिया, ब्राज़ील दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, और उसके बाद पूछ लिया तो आपका भारत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे जो भारत है, हमारा देश, तो इससे तो ये ब्राज़ील भी हमसे बड़ा है। ठीक है, ब्राज़ील याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया भी हमसे बड़ा है। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखिए भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार में देखिए भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार। भौगोलिक विस्तार में भारत के जो मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कितना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हो गया। एवं 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6, ठीक है, और उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, भारत भूमध्य रेखा के जो भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में 68 अंश से 97.97 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग कितना, 30 अंश है। भारत का जो दोनों अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो लगभग कितना, 30 अंश के। ठीक है, भारत का दक्षिणम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये 6.604 मिनट पर अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु है, और ये 6 अंश 4 मिनट। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा देखिए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा, मानक यामोत्तर माना गया है। यह भारत के लगभग मध्य से प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे भारत के सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिम भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल है। भारत के जो सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिम भागों के समय में लगभग 2 घंटे का। हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा भारत है, तो इधर गुजरात है, इधर अरुणाचल प्रदेश, तो यहीं की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल है। अब देखिए जैसे कि 5 अगर अरुणाचल प्रदेश में हो जाते हैं तो 5 6 7 बजे आपका, जब 5 वहाँ पर बज रहे होंगे तो वही 5 मतलब वही के हिसाब से आपका गुजरात में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जिन राज्यों से ये गुजरती वे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हो गया। भारत में केवल एक समय कटिबंध टाइम जोन है। भारत में केवल एक ही समय टाइम जोन है। ठीक है, जबकि मुख्य भूमि में सर्वाधिक समय कटिबंध रूस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत सिर्फ एक को मानता है टाइम जोन को, और लेकिन जो रूस है,
ठीक है, रूस इसका हमारे दोस्त भारत का, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके बहुत सारे, इसके 11 टाइम जोन है, ठीक है। यूएस में 6 टाइम जोन है और हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है। कभी कभार कथन में मिलान में आ जाए तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि भारत में 1, रूस में 11 और यूएस में 6 है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। यूएस में 6 टाइम जोन है, इधर पढ़ लेते हैं। समुद्री पारीय क्षेत्र को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध है फ्रांस में 12 टाइम जोन है, और सर्वाधिक पूछ ले तो फ्रांस में तो 12 है, जबकि यूएसए में 11 टाइम जोन है, समुद्री क्षेत्रीय क्षेत्रों के हिसाब से पूछा गया तो, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर 6 बता दिया, अभी ऐसे मैंने 11 बता दिया, तो कन्फ्यूज तो बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रख लेना है कि समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध फ्रांस में, ठीक है, और जबकि यूएस में 11 टाइम जोन है, ऐसे याद रख लेना है। या फिर आपको ये वाला ध्यान ही नहीं देना है, आप इसको एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। जब आप गूगल करोगे तो अच्छी सी चीज़ें आपको पता चलेगी और याद हो जाएंगी। अब देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है, देखिए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के मध्य में से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, देखिए गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखेंगे स्थलीय सीमा फ्रेंड्स, देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कुछ स्रोतों में 15,106.7 किलोमीटर भी दी गई है, ठीक है। 200 से कम भी दी गई है, तो आपको कन्फ्यूज मत होना है, ठीक है। तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा लगभग कितनी है, भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो 6100 है, ठीक है। 6100 है, 6100, ठीक है, 6100। तो द्वीपों सहित भारत की कुल जो तटीय हो जाएगी, द्वीपों सहित भारत की जो कुल तटीय सीमा है, जैसे कि अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, इन सबको मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई हम बताएंगे आपको 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें 15,200 स्थलीय सीमा प्लस 7,516 तटीय सीमा हो जाएगी। 7,516.6 ये तटीय हो जाएगा, ये स्थलीय हो जाएगा, और टोटल मिलाए के 22,716 किलोमीटर। अब बात करेंगे जलीय सीमा की। देखिए प्रादेशिक समुद्र सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा भारत की आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत है। भारत की जो आधार रेखा उससे 12 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र के संपूर्ण उपयोग करने के अधिकार भारत को प्राप्त है। संलग्न क्षेत्र देखेंगे, देखिए भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र में देखिए भारत की आधार रेखा 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। जो भारत की जो आधार रेखा वो 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विध्वंस के अधिकार प्राप्त होते हैं। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जैसे कि अपना भारत है ये, ठीक है, अपना भारत है। अब यहाँ इधर साइड में अरब सागर होता है और इधर हमें इधर अरब और जो बहुत सारे यूरोप वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्र मिलता है यहाँ पर बहुत, ठीक है। तो ये हमारा भारत है, वो हमारे समुद्र पे कितना कब्जा हो सकता है, कितनी दूर तक कब्जा हो सकता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं।
तो कहने का ये तात्पर्य है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ये 3 बताए, ठीक है। अब हम एक एक करके फिर से इनको रिपीट करेंगे। देखिए पहला पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। समुद्री सीमा भारत की जो आधार रेखा है, भारत की जैसे कि ये आधार रेखा है, ठीक है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक इस क्षेत्र के संपूर्ण उपयोग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत को, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी और देश का है तो 12 मील तक वो देश का ही पूरा अधिकार हुआ, ठीक है। अब आगे देखेंगे पूरा पूरा अधिकार 12 मील तक समुद्र में, ठीक है। आगे देखिए दूसरा है संलग्न क्षेत्र। भारत की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील, इसका डबल हो गया 24, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। जैसे कि भारत के यहाँ से ऐसे कोई निकला और 24 मील दूर है तो भारत इससे वसूली कर सकता है। जैसे चीन के जहाज़ निकले, ठीक है, और किसी के निकले, तो हम लोग 24 मील से दूर निकला तो हम इनसे सीमा शुल्क भी ले लेंगे, ठीक है, वसूली कर लेंगे ऐसे करके। और साफ़ सफाई तो करेंगे अपन, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत की आधार रेखा से 200 मील तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विध्वंस के अधिकार प्राप्त। अब जैसे कि ये हमारा भारत है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर 200 मील है, ठीक है, 200 मील हो गया, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई द्वीप बनाना, तो हम यहाँ पर एक टापू बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फिर टापू बना के वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं या फिर खोजें कर सकते हैं, ऐसे ये सब है। तो इन सब को आप दूरियों को याद रख लेना, मैचिंग के लिए आ सकता है। नेक्स्ट हम समझेंगे भारत के चतुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु। चतुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु हम यह क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं जैसे कि ये हमारा भारत है मान लेते हैं, ऐसा हमारा भारत है, ठीक है, गलत हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते भारत। तो ये पहला वाला उत्तर वाला, ठीक है, फिर इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब, तो ऐसे बता रहे हैं। तो जैसे कि दक्षिण बिंदु है तो इसको इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप भी बोलते हैं। दक्षिण बिंदु, इसको इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर बिंदु ऊपर वाला सबसे, तो उत्तर बिंदु को इंदिरा कोल बोलते हैं और ये लद्दाख में, ठीक है। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है। पश्चिमोत्तर बिंदु इधर वाला, ठीक है, इधर वाला तो कौन सा, पश्चिमोत्तर बिंदु, तो ये गोर मोता या गुहार मोती कच्छ गुजरात में, ठीक है। इधर देखेंगे पूर्वोत्तर बिंदु, तो ये किबूतू अरुणाचल प्रदेश में, किबूतू अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु, जैसे कि हमारी पूरी मुख्य भूमि है उससे सबसे दक्षिण बिंदु नीचे वाला, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, कैप कैमोरिन जैसे कि अगर ये वाला दिया है, ठीक है, तो ये हमारा मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु हो जाएगा। और अगर पूरे में और देखा जाए दक्षिणतम बिंदु पहुंचना तो इंदिरा पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो देखो मुख्य भूमि से दक्षिणम बिंदु कैप कॉमेरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु, तो ये सब आपको लिख के रख लेना जिससे इन दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कैप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु। अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से लगी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगी है। स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा साझा करने वाले भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान है जो कि उत्तर पश्चिम, ठीक है, और अफ़गानिस्तान है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। चीन उत्तर में है, नेपाल भी उत्तर में है, भूटान भी उत्तर में, म्यांमार पूरब में, ऐसे करके हम जब मैप बनाते हैं इधर पूरब में म्यांमार पड़ जाता है, ठीक है। भूटान ऊपर की साइड में होता तो फिर ये उत्तर में पहुंच जाएगा, बांग्लादेश पूरब में, ठीक है। अब देखिए तो इतने सारे देश हमारे देश से सीमा साझा कर रहे, तो नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार, नंबर 7 बांग्लादेश। टोटल 7 देश हमारे देश से सीमा साझा कर रहे हैं। अब देखिए नोट में देखिए भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं। भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय देश भी हैं, जैसे कि श्रीलंका हुआ, मालदीव हुआ, ठीक है। भारत एवं श्रीलंका, भारत और श्रीलंका है, इसके बीच में पाक जल संधि है,
ठीक है। भारत और श्रीलंका की बात हो रही है, भारत और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। भारत और श्रीलंका के बीच ही पाक जल संधि है और द्वारा आपस में जुड़े हैं हम लोग पाक जल संधि से, ठीक है। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका, भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के जो मध्य जो ब्रिज है इसका नाम है आदम ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। पम्बन द्वीप रामेश्वर इसी आदम ब्रिज का एक भाग है। और जो पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप, ठीक है, तो इसका ही एक भाग है आदम ब्रिज का। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, तो महाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया? भारत को, पाकिस्तान को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, मालदीव को। तो यहाँ पर आप दिख कौन सा नहीं रहा है? तो मुझे तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान नहीं दिख रहा है। तो ये जो मैंने बोला है इसको आप गूगल पर सर्च करो और मुझे ज़रूर बताना कि हाँ ये सही है और यह गलत है, ठीक है। चलिए, अफ़गानिस्तान नहीं दिख रहा मुझको। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे भारत की स्थलीय सीमाओं से लगे पड़ोसी देश। भारत के स्थलीय सीमाओं से लगे पड़ोसी देश में एक तरफ है पड़ोसी देश, फिर ऊपर साइड में सीमा की लंबाई किलोमीटर में, भी संबंधित भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, फिर संबंध भारतीय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश और अन्य तत्व हम जानेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश सबसे नंबर 1 पर बांग्लादेश के बारे में जानिए। देखिए 4096.7 मतलब 4096 किलोमीटर की सीमा हमारे देश भारत से लग रही है, ठीक है। और भारतीय राज्य कितने लग रहे हैं? तो 5 राज्य लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से लग रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल से भी बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है, असम से भी सीमा साझा कर रहा है, मेघालय से भी सीमा साझा कर रहा है, त्रिपुरा से भी कर रहा है, मिजोरम से भी कर रहा है। तो 5 राज्यों से बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है, 4096 के लगभग सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और अन्य तथ्य देखिए, सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब बात करेंगे चीन की। चीन का कितना है? 3488 वर्ग किलोमीटर हमारे देश से सीमा साझा करता है। 5 राज्य इससे भी लगते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, ये दोनों ही 5-5, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे वहाँ पर भी 5-5 मिलेंगे। तो चीन 5, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो चीन हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, चीन उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है, चीन सिक्किम से सीमा साझा कर रहा है, चीन अरुणाचल प्रदेश से भी कर रहा है, चीन लद्दाख से भी कर रहा है। मतलब कि चीन जम्मू कश्मीर से सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो फिर चीन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सब से सीमा साझा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है। ये हो गया चीन। आगे देखिए, चीन सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप इतना थोड़ा सा सेंस रखिए, जैसे कि ये हमारा भारत है, एक मिनट, ये कैसा भारत बना दिया मैंने, ऐसे करके त्रिकोण मान लो, ठीक है। तो इधर साइड में अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इधर ही साइड में चीन ज़्यादा होता है, तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा सबसे लंबी कर रहा है, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा साझा जो वर्ग किलोमीटर में है वो 3323, ठीक है। तो इससे भी 5 राज्य कर रहे हैं। कौन कौन से? इससे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब से हो गया, राजस्थान से हो गया, गुजरात से हो गया, लद्दाख से हो गया। तो इतने जो राज्य हैं इनसे सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो राजस्थान के साथ पाकिस्तान करता है सीमा साझा, ठीक है। राजस्थान से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा कर रहा है। अब देखिए नेपाल 1751 और 5 राज्यों से भी ये भी सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से हो गए? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। अब चौथे नंबर पर आ गए हम नेपाल, ठीक है। जब चौथे नंबर पर आ गए तो 5वें का नंबर ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर अभी, ठीक है। तो अभी जस्ट देखेंगे नेपाल का 1751 और संख्या है 5 राज्यों से। कौन कौन सा? नेपाल उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश से भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर याद रख लेना, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, ठीक है।
तो इतने राज्यों से नेपाल सीमा साझा कर रहा है और सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो बिहार के साथ नेपाल साझा करता है, बिहार के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो नेपाल किसके साथ साझा कर रहा है, तो बिहार के साथ कर रहा है, ठीक है। और चीन सबसे ज़्यादा लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से कर रहा है। पाकिस्तान राजस्थान से कर रहा है। ऐसे करके याद रख लेना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि फ्रेंड्स, हाँ, जो नेपाल है वो सिक्किम से भी साझा कर रहा है सीमा, और चीन भी सिक्किम से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। इनका चार्ट बना लो जैसे इसमें बना हो वो, और डेली डेली देखिए तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब बात करेंगे म्यांमार की। देखिए म्यांमार 4 राज्यों से कर रहा है, ठीक है। अब 5वें नंबर हमने 4 राज्य थे, 4 नंबर चारों, एक मिनट जस्ट भी थोड़ा सा, 5 देश थे, ठीक है। अरे यार क्या बोल रहे हैं, देखो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है। म्यांमार पर आ गए हम 5वें नंबर पर। तो देखिए, तो ये जो बांग्लादेश 5 से, चीन भी 5 से, पाकिस्तान भी 5 से और नेपाल भी 5, और जब म्यांमार पर आ गया तो ये 4 पे पहुंच गया, ठीक है। ये अच्छा नहीं, तो 4 पे पहुंच गया। अब देखिए, तो 4, अब ये 1643 वर्ग किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। तो ये सबसे पहले म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। तो चारों से कर रहा है। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है म्यांमार, ठीक है। और कौन कर रहा था, और चीन कर रहा था। चीन भी सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा था अरुणाचल प्रदेश से, और ये भी कर रहा है म्यांमार भी। अब देखिए भूटान 699 वर्ग किलोमीटर की सीमा करता है, 699 फ्रेंड्स, ठीक है। 4 राज्यों से ये भी कर रहा है। तो कौन कौन से, सिक्किम से कर रहा है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से कर रहा है, असम से कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। तो भूटान पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान असम से भी सीमा साझा करता है, भूटान सिक्किम से भी सीमा साझा करता है, और भूटान अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक लंबी सीमा असम के साथ भूटान करता है, ठीक है। सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वो असम के साथ करता है। अफ़गानिस्तान की सीमा 106 है, ठीक है, और जो कि लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, लद्दाख से। तो अफ़गानिस्तान सबसे कम सीमा साझा कर रहा है, वो भी 1 से कर रहा है। कौन से कर रहा है, लद्दाख से कर रहा है, ठीक है। किससे कर रहा है, लद्दाख से। 106, भूटान 699, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट इधर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इंडिया आउटलाइन मैप विद स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो ये है अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये सब लद्दाख से कर रहा है। पाकिस्तान सबसे बड़ी सीमा राजस्थान से कर रहा है, याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए चीन सबसे लंबी जो सीमा है वो किससे कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश से कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रख लेना। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा किससे कर रहा था, पश्चिम बंगाल से कर रहा था, ठीक है। ऐसे ही याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। देखिए डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में है, वर्तमान में पीओके में स्थित है। जो डूरंड रेखा है वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में और वर्तमान में पीओके में स्थित है। ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। वर्ष 1914 में क्या हुआ, शिमला समझौता में इससे भारत एवं चीन ने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया, सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया है, ठीक है। इस बात को याद रख लेना। आगे देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा ये वाली है। भारत और चीन के बीच कौन सी वास्तविक रेखा, LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के मध्य भी यही सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। जो रेड क्लिफ रेखा वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो शून्य रेखा है
वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारत के प्रमुख चैनल एवं जलडमरू मध्य समझेंगे। देखिए जलडमरू मध्य, देखिए तो ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट भारत और इंडोनेशिया के बीच है। जो ग्रेट चैनल है वो इंदिरा पॉइंट भारत, ठीक है, इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया के बीच है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान से और कार निकोबार के संबंधित है, ठीक है। तो लघु अंडमान से कार निकोबार द्वीप के समूह 10 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप से, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय भारत, ठीक है। आगे देखिए 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार भारत से सुमात्रा इंडोनेशिया। जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार द्वीप से सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है। कोको चैनल अंडमान भारत से, कोको द्वीप म्यांमार, ठीक है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत से श्रीलंका के बीच, ठीक है। पाक जल संधि तमिलनाडु भारत से जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका, ठीक है। पाक जल संधि तमिलनाडु भारत से और श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका, ऐसे याद रख लेना। तो कोको चैनल अंडमान भारत से, कोको द्वीप म्यांमार, ठीक है। अब पूछ ही लेगा कोको द्वीप किसका है, कोको द्वीप, तो कोको द्वीप किसका है, म्यांमार का है, ठीक है। नेक्स्ट भारत के प्राकृतिक विभाग देख रहे हैं। भारत के प्राकृतिक विभाग देखिए तो सबसे पहले मैदानी भाग, ये कितना है 43 पॉइंट कितना परसेंट है, 2% है। 43.2% ये मैदानी भाग है, ठीक है। पहाड़ी भाग कितना परसेंट है, पहाड़ी भाग आपका हो जाएगा 18.5%। मैदानी भाग 43.2%। पठारी क्षेत्र 27.7%। जो पठारी क्षेत्र है वो 27.7% है। पर्वतीय क्षेत्र 10.6%। जो पर्वतीय क्षेत्र 10.6% है। पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 10.6% है, ठीक है। तो ये सब परसेंट याद रख लें। तो अब हम बात करेंगे मैदानी भाग की 43.2%, पहाड़ी क्षेत्र की 18.5%, पठारी क्षेत्र की 27.7%, पर्वतीय क्षेत्र की 10.6%। ये हो गया। भारत के तटीय प्रदेश राज्य, भारत में 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्री तट से लगी हुई है। भारत में 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा लगी हुई है, ठीक है। ऐसे ऐसे समुद्र होता है उससे लगी हुई है, ठीक है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी भी सीमा समुद्री तट से लगी हुई है, ठीक है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो देखिए 9 + 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हो गया पश्चिम बंगाल तक, ये हो गया इतना। अब देखेंगे 10वें नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर और नागर हवेली तथा दमन और दीव और लास्ट में पुडुचेरी। तो ये सब आपके लगे हुए हैं। तो टोटल 13 हो गए। वैसे जो राज्य हैं वो कितने हैं, राज्य हैं 9 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव पुडुचेरी। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तथा गोवा की सबसे छोटी है। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी और गुजरात की सबसे छोटी है। पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। टोटल कुल कितने राज्य हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य, ठीक है। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कुल कितने 5 हो जाएंगे। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख लेना। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य कौन से, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और चौथे नंबर पर कौन है, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। आगे देखिए भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, दादरा नगर हवेली,
और दमन दीव, ये सब एक ही में। तो भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली मैंने, ठीक है। यहाँ पर तो 4 बता दिए, पर इसमें एक रह गया था, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे सर्वाधिक जो लंबी तटरेखा, ये जो क्रमशः लगा हुआ है, ठीक है। इसकी ज़्यादा बड़ी होगी, फिर इसकी ज़्यादा बड़ी होगी, फिर इसकी ज़्यादा बड़ी होगी, फिर इसकी ज़्यादा बड़ी होगी, ऐसे दिया है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो एक बार मुझे बताना, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है ये दिया है, ठीक है। ऐसे करके क्रमशः दिया हुआ, तो ये अच्छे नोट्स हैं, तो आप लोग इसको फ़ायदा करिए, नोट बनाइए इसका। देखिए सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है, सर्वाधिक जो लंबी तट रेखा वाले, ये मैंने कहा था, ये सेम इधर है, ये सेम इधर। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य, ठीक है। कितना अच्छा नोट्स है। तो यहाँ पर ऐसे भी दे दिया है, फिर ऐसे भी करके, फिर ऐसे भी दे दिए, ठीक है। अब इधर देखेंगे सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे करके लगा दिए। भारत के स्थल रुद्र राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लैंड लॉक स्टेट्स एंड यूटीज। तो भारत के स्थल रुद्र राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्र हैं। भारत में 19 राज्य, कितने भारत में 19 राज्य, कितने 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध हैं, मतलब लैंड लॉक है। 19 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़, ये लैंड लॉक है, मतलब कोई ज़मीन है और उसमें हम लोग चारों तरफ से बंद हो गए, तो लैंड लॉक हो गए हम, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। एक बात और बतानी थी, जैसे मैंने ये परिभाषा दे दी, तो ये ज़्यादा शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है, जैसे कि कोई जमीन, जैसे कि हमारा मान लेते राज्य, ठीक है, हमारा राज्य दिल्ली, ठीक है। इधर भी राज्य, इधर भी राज्य, चारों तरफ सब जगह घेर लिया, तो ये वाला हो है। एक बात और बतानी थी, जैसे कि अगर हम किसी समुद्र से, मतलब कि महासागर से हम सीमा साझा नहीं कर रहे, किसी महासागर से सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी लैंड लॉक मानी जाएगी। भले ही हम किसी झील से साझा कर लें, सागर वैसे कर लें, ठीक है, तो वो वाली सागर से, महासागर से कर ली तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक हमारा इधर इधर साइड में जो हमारे देश है, जैसे कि कजाकिस्तान, ये सब सीमा साझा कर लेते, उससे वो क्या कहते हैं, इसमें एक सागर है, उससे वो टच हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते कि वो लैंड लॉक ही माने जाते हैं वो लोग, ठीक है। ऐसे होता है। ये जो प्रशांत महासागर, इससे सीमा साझा कर ले या कुछ दूसरे वाले से कर ले तो माना जाएगा, कहीं वो लैंड लॉक नहीं है, ऐसे हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए राज्य है, राज्य में हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 19 राज्य हैं जो कि लैंड लॉक है, स्थल रुद्ध हैं। अब याद कैसे रहेगा, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का एच ले लेंगे, प्लस पंजाब का पी ले लेंगे, प्लस हरियाणा का एच ले लेंगे, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, वो है हिमाचल प्रदेश है। तो एक मिनट ऐसे ही करना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये हो गया। फिर उत्तराखंड ले लेते हैं यू, फिर राजस्थान आर ले लेते हैं, प्लस आपका यूपी ले लेते हैं, बिहार ले लेते हैं बी, ठीक है। ऐसे ही आपको एम ले लेना, प्लस एम, प्लस आपका छत्तीसगढ़ सी जी ले लो, सी और जी, झारखंड ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ले लेना है, ऐसे आपको शॉर्ट ट्रिक बना लेनी है। बस आपको एक बार, जैसे कि मैंने ये पूरा पढ़ दिया, आपको बस 5 से 6 बार पढ़ना है। अभी आपने पढ़ लिया, फिर नोट्स में आपने पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया, नेम आपको याद हो जाए, जैसे ही कोई आएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे ही आपको बार बार डेली रिवीजन कर लेना है, ठीक है। भारत के भू आवेष्टित प्रदेश, भारत के भू आवेष्टित प्रदेश
राज्य एवं यूटीज जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो देखिए, भारत के स्थल रुद्र राज्य, भारत के स्थल रुद्र जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में से 5 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना बनाने वाले स्थल रुद्र राज्य कौन से? तो हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और झारखंड। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। कौन कौन से? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना बनाने वाले जो स्थलरूप केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है और चंडीगढ़ है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे हम। भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में कौन कौन से? देखिए, सबसे बड़ा जैसे कि भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक है, हम यहाँ पर अब तो हम यही सोचेंगे अरे ये बहुत छोटा होगा, फिर ये ऐसे नहीं है। ये सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा देखेंगे। देखिए, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है इसकी 8 राज्यों से सीमा लगी है और 1 केंद्र शासित प्रदेश भी लगा। टोटल अपना कितना बनता है? टोटल आपका 9 बनता है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जो राज्य हैं उनको सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो संलग्न सीमा वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा कर रहा है वो मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, सबसे कम जो संलग्न सीमा वाला है वो हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कर रहा है मध्य प्रदेश से और सबसे कम कर रहा है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से संलग्न है। सीमा जो कौन कौन से? देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो सोनभद्र जिला है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो वो कितने राज्यों से कर रहा है? 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, बिहार से और झारखंड से। ठीक है, तो CG, MP, B और झारखंड। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना, बस ऐसे ही कर लेना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, CG, MP, बिहार, झारखंड, CG, MP, बिहार, झारखंड। ऐसे आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ऐसे करके याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे भारत की भौतिक संरचना चैप्टर 2 पर आ गए हम। और हिंदुकुश पर्वत आपको दिख रहा है यहाँ पर, हिंदुकुश पर्वत, पामीर ग्रंथि, कुन-लून श्रेणी। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको पहले डिटेल से पढ़ेंगे फिर जो मैप के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैप है, अगर आपने पूरी चीज़ें पढ़ी है जब इसको मैप को देखोगे तो और अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, समझ में आएंगे। देखिए, भारत की भौतिक संरचना देखेंगे। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग कैसा है? पर्वतीय है, 18% पहाड़ी है, 28% पठारी है और 43% जो भाग है वो मैदानी है। 43% भाग कैसा है? मैदानी। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। भूगर्भीय दृष्टि से हम भारत को 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, पहला है उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। दूसरा सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का मरुस्थलीय भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखिए, समझिए इसको। जब हमने 5 भागों में डिवाइड किया तो पहले भाग में ही हम समझ लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए,
उत्पत्ति एवं उत्थान। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीप के आपस में टकराने से हुई है। जो हमारा हिमालय है उसका जो निर्माण कैसे हुआ, तो अगर ऐसे कुछ पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की जो उत्पत्ति है वो दो महाद्वीप के आपस में टकराने से हुई है। आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ एक विशाल सागर, जहाँ आज हम लोगों को हिमालय दिखाई देता है मैप वगैरह में या कहीं पर, ठीक है, समझ में आता है। तो देखिए, तो पहले यहाँ पर हिमालय नहीं था, पहले यहाँ पर एक 33 विशाल सागर था, उसको बोलते थे 33 सागर, ठीक है। अब आपको इतनी बात समझ में आई। 33 सागर, तो 33 सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप, दक्षिण भाग में एक महाद्वीप, जैसे कि ये 33 सागर है मान लेते, ठीक है। इसके दक्षिण भाग में क्या था, दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया था। तो ये हो गई गोंडवाना भूमि, ठीक है। अभी इधर बना लेते हैं, ये हमारा 33 सागर, ये हो गई हमारी गोंडवाना भूमि, ठीक है। जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, पूर्वी भाग अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है, ठीक है। तो जो गोंडवाना भूमि कहा है, जिसके अवशेष आज जो दक्षिण अमेरिका है उसमें, उसके पूर्वी भाग में अफ्रीका में प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। 33 सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था, ठीक है। ये हमारा 33 सागर, ये हमारा क्या है, गोंडवाना भूमि, और ये उत्तर में एक और आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने दोनों बता दिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो 33 सागर के उत्तर में भी ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसको अंगारा भूमि कहते हैं। दक्षिण वाली को गोंडवाना भूमि और जो उत्तर वाली है उसको अंगारा भूमि, ठीक है। इसके अवशेष एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका के रूप में विद्यमान, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये सब कुछ बना, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि अंगारा भूमि में ये वाले हैं। एक मिनट, अंगारा भूमि में हमारा ये वाला है, कौन कौन सा, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका के रूप में विद्यमान। अब जो एशिया दे रहा, तो एशिया में तो हमारा भारत भी था, लेकिन नहीं 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 नहीं, हमारा जो भारत वो गोंडवाना वाले से संबंधित है, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि ये बना है, अब जैसे कि आपका बीच में अफ्रीका दिख रहा है आपको, अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया प्लस यहाँ पर एशिया प्लस यूरोप है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 33 सागर था हमारा, ठीक है। तो इसके जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, एक मिनट फ्रेंड्स, तो उत्तरी भाग लोरेंसिया या अंगारा लैंड बोलते हैं। अब मैंने अंगारा अंगारा चिल्ला रहा है, और कभी अंगारा नहीं आया, लोरेंसिया आ गए, तो इसीलिए इसके दो नेम है फ्रेंड्स, इसको याद रख लेना, लोरेंसिया या अंगारा, लोरेंसिया या अंगारा। तो इसमें एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका प्लस अन्य, उत्तरी अमेरिका प्लस अन्य हो गए। और नीचे वाले में देखिए, दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप में मेडागास्कर एवं अन्य, ये सब इधर आ गए, ऐसे बना। अब देखेंगे भारत का भूगोल में मध्य जीव कल्प के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित 33 सागर का तल प्रदेश भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा था। उठते उठते इस जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर लिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद महासागर की षष्ठी उत्पत्ति हुई, ठीक है। षष्ठी बता रहे हैं यहाँ पर उत्पत्ति, परंतु 33 सागर के तल प्रदेश का उत्तर इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ था, ठीक है। आएंगे और समझेंगे हम। विस्थापन के कारण एवं बलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर बलित होती रही और 33 सागर का तल प्रदेश का अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। परिणामस्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं, ठीक है। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शियर काल में हुई थी। तो जैसे कि अगर पूछ लिया हिमालय पर्वत का एक भाग है,
तो आप क्या कहेंगे, अल्पाइन सम्मुखी पर्वत श्रेणियों का। ठीक है, तो जो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस काल में हुई थी, टर्शियर काल में हुई थी। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टर्शियर काल में हुई थी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशिया प्लेट इंडियन प्लेट के टकराने, अतः इन प्लेटों के बीच में स्थित 33 सागर में जमे मलबे में बलन पड़ने से हुआ तथा 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कहा जाता है। जो 33 सागर है उसको हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कहा जाता है। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या बलित पर्वतमाला है। हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार या बलित पर्वतमाला। यह पर्वत अभी निर्माणावस्था में है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय के उत्तरी पश्चिम भाग में काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ मिलती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में नागा, पटकोई, मणिपुर व अराकान श्रेणियाँ मिलती हैं। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़े होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा में अधिक ऊंचा है। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा में क्या है, अधिक ऊंचा है। ठीक है, देखिए हिमालय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में देखिए भारत में 11 हिमालय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो हिमालय राज्यों में 11 हैं, कितने हैं, 11 हैं। 11 ऐसे करके जब हम ऐसे करके बनाते हैं और ऐसे करते हैं तो ये लो बन गया हिमालय, है ना, पर्वत बन गया। ठीक है, अब फिर जब 2 लाइन होंगी फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 2 लाइन ऐसे करेंगे तो हो गया। ऐसे आप जब आप देखो कभी ऑप्शन आएंगे तो आप जरूर इसको पहचान लोगे फ्रेंड्स, देख लेना। हिमालय राज्य देखिए, हिमालय राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल है, ठीक है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है फ्रेंड्स, आपका नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, असम है, पश्चिम बंगाल है। तो इतने सारे राज्य भाई, इतने सारे राज्य हो गए। आगे देखिए हिमालय केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो ऐसी बात आपको याद रख लेनी है इतना। चलिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय प्रदेश, दूसरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश, दूसरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब देखिए ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय प्रदेश, तिब्बत हिमालय प्रदेश ऐसे समझना है। तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय प्रदेश देखिए, ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। जो ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है जिसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था। यह महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में तथा तिब्बत में अधिक स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय प्रदेश भी कहा गया है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इसकी लंबाई 965 है। 965 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पति का अभाव है। ठीक है, ये एक फैक्ट्स है, इसे याद रखना। इसमें क्या है, इस भाग में वनस्पति का अभाव है, मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, यह अवसादी चट्टानों से बना है। इसमें टर्शियर से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें टर्शियर से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हिमालय कौन सी युग से, टर्शियर युग से। ठीक है, इस श्रेणी से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्वनुमाती नदियों का जन्म होता है। ट्रांस हिमालय में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला सियाचिन नुब्रा घाटी में, ठीक है, सियाचिन है वो नुब्रा घाटी में
वाल्टोरो, व्याको एवं हिस्पियर ग्लेशियर। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन है, वाल्टोरो है, व्याको है, हिस्पर है। सियाचिन, वाल्टोरो और व्याको एवं हिस्पर। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से ITS-Z, इंडस, टेंगपो, सिटरजॉन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। जो ट्रांस हिमालय वो बृहद हिमालय से अलग कैसे होता है? हिंज लाइन के द्वारा। ठीक है, हिंज लाइन के द्वारा। गोडविन ऑस्टिन K2। देखिए, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो जो गोडविन ऑस्टिन है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये ट्रांस हिमालय की। ठीक है, इसकी लंबाई 8,611 आसपास, ठीक है, मीटर में लगभग कर दिया करिए। ठीक है, देखिए, तो ये चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में से यह भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरे नंबर पर है। देखिए, राकापोशी चोटी। राकापोशी चोटी यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र खड़ी ढाल वाली चोटी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र खड़ी ढाल वाली चोटी है, यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा? राकापोशी चोटी। ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ देखेंगे, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन K2 है। काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। काराकोरम श्रेणी की कौन सी घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? तो नुब्रा घाटी में। ठीक है, इस पर भी हिमालय पर्वत का एक हिमनद है। ठीक है, इस पर भी आगे देखिए, इस पर मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, इस पर ऊपर जस्ट। ठीक है, आगे देखिए, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी देखिए, ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी है, ये काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, मतलब नीचे साइड में होगा। ठीक है, लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो कैलाश श्रेणी तिब्बत चीन में है। ठीक है, विश्व की सबसे जो बड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोशी है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली जो चोटी है वो राकापोशी है। ठीक है, इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। ठीक है, पर्वत चोटी। इसी श्रेणी में हिंदू धर्म का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है। इस श्रेणी में अक्साई चीन अवस्थित है। इस श्रेणी में अक्साई चीन अवस्थित है। कौन सी श्रेणी में? लद्दाख श्रेणी में। आगे देखिए, जास्कर श्रेणी। यह लद्दाख के दक्षिण में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। जो लद्दाख श्रेणी है और जो जास्कर श्रेणी है, इनके बीच में से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं उत्तराखंड राज्यों में है। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। किसकी? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंगा पर्वत। इस पर्वत श्रेणी में माड़ा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी विगरी दर्रा स्थित है। कौन कौन सा? माड़ा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और किंगरी विगरी दर्रा स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी है वो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी है वो लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी क्या करती है? सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है।